नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की कड़ी में आज की कहानी है पूस की रात। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। मुंशी प्रेमचंद की बाकी कहानियों के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं प्रेमचंद नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्कू ने घर आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, घर में जो रुपए रखे हैं उसे ले आओ। सहना आया है, उसे दे देता हूं ताकि उससे पीछा छूटे। बरामदे में झाड़ू लगा रही मुन्नी ने पलटकर गुस्से में हल्कू को देखा और बोली, 4 रुपए ही तो बचे हैं घर में, अब वो भी सहना को दे दोगे तो पूस की कड़कड़ाती ठंड कैसे कटेगी? सहना से कह दो कि अभी पैसे नहीं है, फसल कटने पर दे देंगे। हल्कू एक घड़ी सोच में पड़ गया कि मुन्नी की बात भी सही है। कंबल के बिना ठंड काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हल्कू उस अड़ियल सहना को जानता था, वो पैसे लिए बिना जाएगा नहीं। हल्कू ने सोचा कि सर्दियों की सर्दियों में देखेंगे, फिलहाल इस बला से तो पीछा छूटे। हल्कू अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से उसकी खुशामद करते हुए बोला, दे देना पैसे, कम से कम ये पीछा तो छोड़ेगा, और कंबल के लिए तो तब तक मैं कुछ और जुगाड़ कर दूंगा। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी को गुस्सा आ गया। हल्कू को गुस्से से घूरते हुए मुन्नी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, बताओ जरा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? ऐसे ही कोई तुम्हें खैरात में कंबल दे देगा? ना जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं। तुम ना एक काम करो, खेती करना छोड़ दो। क्या फायदा ऐसी खेती का जब फसल होते ही पूरी कमाई कर्ज में चली जाए? अरे तुम्हें जो सही लगे तुम करो, लेकिन मैं 1 रुपया देने वाली हूं नहीं। मुन्नी को गुस्से से लाल होता देख हल्कू उदास हो गया और धीमे से बोला, तो क्या फिर मैं उसकी गाली खाऊं? उसकी बात सुनकर मुन्नी का मन पसीज गया और आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए बोली, ऐसे कैसे गाली देगा? उसका राज चलता है यहाँ पे। पर मुन्नी जानती थी कि हल्कू की बात में कड़वी सच्चाई है, इसलिए वो उठी और चुपचाप कमरे से रुपए निकाल कर ले आई और हल्कू को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही तुम ये खेती बाती छोड़ दो, मजदूरी करो। मजदूरी करोगे तो कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी और 2 वक्त का खाना भी नसीब होगा। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सिर झुकाए रुपए लेकर बाहर चला गया। हल्कू उन 3 रुपए की अहमियत जानता था जिसने उसने पाई पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किया था। सहना को रुपए थमाते हुए हल्कू के हाथ कांपने लगे कि जैसे वो सीने से अपना दिल निकालकर सहना की हथेली में रख रहा हो। वक्त बीतता गया और पूस की वो सर्द रात भी सामने आ गई। आसमान में जैसे चांद तारे भी ठंड से ठिठुरने लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस में पत्तों से बनाई मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े कपकपाते हुए बैठा था और साथ में उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण बार बार कू की आवाज निकाले जा रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि दोनों की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। सर्दी से खुद को बचाने के लिए हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटनों से सटाते हुए अपने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा, जब पता था कि यहाँ इतनी ठंड है तो क्यों मेरे पीछे पीछे खेतों में आ गया? अरे घर में होता तो कम से कम चार दीवारी में इतनी ठंड तो ना लगती। अब पड़े रहो यहाँ ठंड में। अब जबरा शांत हो गया था। शायद उसे पता चल गया था कि उसके मालिक को कू की आवाज से नींद नहीं आ रही। इसके बाद हल्कू गर्दन को घुटनों पर सटाए सोचने लगा, सब किस्मत किस्मत की बात है। हम यहाँ ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ किए ही मजा लूट रहे हैं। इसके बाद हल्कू ने चिलम भरी और ठिठुरते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे को देखा और कहने लगा, आज ये रात किसी तरह काट ले, कल मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तब ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। हल्कू वहीं जमीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए आंखें मूंद कर सो लूं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, ठंड की चुभन जैसे पूरे शरीर में सुइयों की तरह चुभने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू पूस की रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। जब सब कुछ करने के बाद भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो हल्कू ने पास बैठे अपने कुत्ते को उठाया और उसे गोद में लेकर लेट गया। ठंड से बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नजरअंदाज कर दिया। जबरे को भी गर्माहट मिल रही थी, उसने भी आंखें मूंद ली और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी जबरे को कोई आहट सुनाई दी। वो एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ और मचान के बाहर आकर इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा।
कुछ देर यहाँ वहां भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू के पास आया और उससे सटकर बैठ गया। ऐसे ही रात का एक और घंटा बीत गया। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू उठकर बैठ गया। वो दोनों हाथों से टांगों को कसकर पकड़ते हुए घुटनों पर सिर टिकाए बैठा था। ठंड में हल्कू को लगा कि जैसे उसका खून जम गया हो और वो बेबसी से बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने ही आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वो सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुका है और जरूर इन पेड़ों से पत्तियां झड़ी होंगी। तो क्यों ना इसके सूखे पत्ते लाकर थोड़ी देर आग ही सेक लूं। हल्कू ने सोचा कि वो पत्तियां उठाने चला तो जाए, पर कहीं रात के अंधेरे में उस पर कोई जानवर हमला ना कर दे और कहीं कोई मुझे देखकर ये ना समझे कि भूत आ गया। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठा और एक सूखे पौधे को उखाड़कर उसे मशाल की तरह जलाकर पेड़ों की ओर चल पड़ा। अपने मालिक को जाता देख जबरा भी झट से उठा और दुम हिलाते हुए हल्कू के पीछे हो लिया। पेड़ों के पास पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू धीरे से नीचे झुका और पेड़ों के आसपास पड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। सूखे पत्तों को समेटने की जो आवाज और ठंडी हवा के झोंकों से आ रही पेड़ों की सरसराहट हल्कू को डरा रही थी। ठंड में नंगे पांव पर कंकड़ तो मानो तीर की तरह चुभ रहे थे। उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए हल्कू ने जबरे से बात करनी शुरू कर दी और कहने लगा, लग रही है ना ठंड, बस थोड़ी सी पत्तियां और इकट्ठी कर लेते हैं और फिर दोनों खूब आग सेकेंगे। हल्कू जितनी पत्तियां समेट सकता था समेट ली और मचान की ओर चल पड़ा। मचान के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों में आग लगाई। देखते ही देखते आग धधकने लगी और उसकी लपटें पेड़ों को छूने लगी। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। हल्कू अलाव में कभी अपने पांव सेकता, तो कभी हाथ, तो कभी आग की ओर पीठ कर कर बैठ जाता। जबरा भी आग के पास पसर कर लेट गया और लपटों को देखने लगा। हल्कू जबरे की ओर देखकर कहने लगा, कहा था ना मैंने, अलाव जलाते ही ठंड नहीं लगेगी, अब सेक ले जी भर कर आग। कुछ समय बाद वो आग की लपटें जैसे कहीं गुम हो गई और पत्तियों का ढेर सिमट कर राख में बदल गया। अब तो बस कोई हवा का झोंका आता तो बची कुची चिंगारी कहीं बीच में लाल लाल अनार के दानों से दिखाई देती। हल्कू राख की थोड़ी सी गर्माहट में वहीं चादर ओढ़े दुबक कर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, ठंड उसे और जकड़ने लगी। कुछ देर बाद हल्कू वहीं राख के ढेर के पास लेट गया। हल्कू को नींद आने ही वाली थी कि जबरा फिर से अचानक उठा और खेत की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू के कानों में कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे जानवरों का कोई बड़ा झुंड खेतों में घुस आया हो और उसकी फसल चर रहा हो। जानवरों की हलचल की पूरी आवाजें हल्कू के कानों में पड़ रही थी, लेकिन हल्कू आंखें मूंदे ही सोचने लगा कि अरे, जबरे के होते हुए आखिर कोई जानवर खेतों में कैसे घुस सकता है? जरूर मुझे कोई धोखा हो रहा होगा। हल्कू ने आंखें खोले बिना ही जबरे को आवाज लगाई, लेकिन जबरा खेतों की ओर मुंह किए जोर जोर से भौंकता रहा, पर उसके पास नहीं आया। कुछ देर बाद खेत में चरने की आहटें तेज हो गई और अब हल्कू को पूरा यकीन हो गया कि खेत में जरूर जानवर घुस आए हैं। अपने आलस को झकझोरते हुए हल्कू आधे मन से उठ बैठ गया। इस कपकपाती ठंड में उठकर खेत में जाना और फिर जानवरों को भगाना उसे बेहद मुश्किल लग रहा था। हल्कू वहीं बैठे बैठे जबरे को आवाज देने लगा। हल्कू की आवाज सुनकर जबरा और भी जोरों से भौंकने लगा। खेतों में नील गाय का झुंड घुस आया था, जो पूरी तैयार फसल को चरने के साथ ही उसे तहस नहस किए जा रहा। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंके जा रहा था, जैसे वहां से उन्हें चले जाने को कह रहा हो। इस बार हल्कू ने पक्का इरादा करते हुए खुद को समझाया कि चादर को शरीर पर लपेटते हुए खेत की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगा। हल्कू कुछ कदम ही चला था कि अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके कदम रोक लिए। हल्कू को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभो दी हो और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। हल्कू दौड़ता हुआ राख के ढेर के पास लौट आया और पास पड़ी लकड़ी से उसे कुरेदने लगा ताकि उसके शरीर को कुछ तो गर्माहट मिल सके। जबरा खेतों के पास भौंकता रहा और हल्कू उस राख के ढेर के पास सिकुड़ कर बैठा रहा, जैसे उसे किसी ने जकड़ कर रखा हो।
नील गाय के झुंड ने देखते ही देखते पूरे खेत को तहस-नहस कर दिया। हल्कू उसी राख के ढेर के पास चादर ताने सो गया और जानवरों के जाने के बाद जबरा भी हाफते हुए हल्कू के पास आकर बैठ गया। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था और धूप निकल आई थी। सामने बैठी मुन्नी उसे गुस्से से घूरते हुए जोर जोर से कह रही थी, अरे दिन भर सोए रहोगे क्या? उठकर देखो तो सही, जानवरों ने पूरी फसल का क्या हाल किया है। अब हम क्या करेंगे? अरे तुम्हारे रात में खेत में होने का क्या फायदा? अगर चादर तान के ही सोनी थी तो घर पे ही पड़े रहते। मुन्नी को चुप होते ना देखकर हल्कू धीरे से उठा और उसने पूछा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? क्या सच में हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई? मुन्नी ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। हम तबाह हो चुके हैं। हल्कू जानता था कि मुन्नी ऐसे चुप ना होगी, तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे तुझे तो बस खेत की पड़ी है। मैं यहाँ रात में मरने से बाल बाल बचा। अरे पता है रात को मेरे सीने में इतना तेज दर्द उठा कि मैं हिल भी नहीं पाया। ये तो मैं ही जानता हूँ कि दर्द के साथ इतनी कपकपाती ठंड के बीच मैंने रात कैसे काटी है। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी कुछ न बोली। फिर दोनों खेत के पास आकर बुरी तरह रोंदे हुए खेत को देखने लगे। खेत की दुर्दशा देखकर मुन्नी के चेहरे पर उदासी छा गई और वो मन ही मन सोचने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा। पर हल्कू के चेहरे पर एक अलग शांति थी। मुन्नी ने चिंता जताते हुए हल्कू से कहा, लगता है मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, चलो कम से कम इन सर्द रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा अब। तो मित्रों, मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि मजबूरी में इंसान को कई बार ना चाहते हुए भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। विपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा चौकस रहना जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।